तो दोस्तों फाइनली बेलराइज आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी लिंक्डइन वेबसाइट पे आ चुका है। एंड अब देखा जाए तो आज इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एंड कल दोस्तों इसका लिस्टिंग होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमें इसके लिस्टिंग डे पे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर लिस्टिंग गेंस लेकर निकल जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बात करें तो अभी इसके ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड चल रहा है, इसलिए इस आईपीओ में आपको काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी मिल सकता है। बट ओवरऑल आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उनके लिए भी बात करेंगे जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में 25 से 30% के आसपास डिमांड चल रहा है। तो अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें लगभग 27 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। 166 शेयर का अलॉट है, जिसके हिसाब से ऑलमोस्ट हमें 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस लगभग 90 रुपए के आसपास रखा गया था, जिसका लिस्टिंग कहीं 110 रुपए से लेकर 120 रुपए के बीच में हो सकती है। मतलब इस जीएमपी के हिसाब से ये लगभग 120 रुपए के आसपास तक लिस्ट हो सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मे भी इसका लिस्टिंग हमें 30% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है या फिर 20% पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका लिस्टिंग जहां भी हो हमें उसके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं कि हमें इसके लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे उसके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसके फ्रेश एंट्री के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में एंड कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में। तो अगर सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में बात करें तो देखा है दोस्तों तो कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है एंड प्लस वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है। वहीं बात करें तो ये आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करेगी वो टोटल का टोटल फ्रेश इशू होने वाला है। यानी पूरा पैसा दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। कुछ पैसा देखा जाए तो कंपनी अपने लोन को चुकाने के लिए यूज करेगी एंड कुछ कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। यानी देखा जाए तो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं इस कंपनी के प्रमोटर बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, जिनको ऑटोमोटिव कंपोनेंट वाले सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा अनुभव भी है। वहीं बात करें दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में तो कंपनी अलग अलग तरह के कई सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। यानी देखा जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है। कंपनी कई तरह का अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं देखा है दोस्तों तो तीसरे दिन इस आईपीओ को काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। यानी टोटल इस आईपीओ को लगभग 45 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। जबकि देखा है दोस्तों तो ये आईपीओ लगभग 2150 करोड़ का था, जो काफ़ी बड़ा नंबर था। एंड उस आईपीओ को लगभग 45 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जो अपने आप में दोस्तों काफ़ी बड़ा नंबर है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वो या QIB कोटा हो गया, NII कोटा हो गया या फिर रिटेल कोटा हो गया, सब कोटा में इसको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। इसलिए इस आईपीओ के जीएमपी में भी अभी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। बट अगर बात करें दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर के बारे में तो देखा जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर 2 व्हीलर पर डिपेंडेंट है। कंपनी 4 व्हीलर का भी कंपोनेंट बनाती है, बट कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू केवल 2 व्हीलर सेगमेंट से आता है। वहीं बात करें दोस्तों तो इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट में ऑलरेडी कई सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, जिनकी वजह से ये जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव बन जाता है। एंड वहीं नहीं दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक है, बट देखा जाए तो कंपनी पर जो डेट है वो काफ़ी हाई है। कंपनी के पास अभी फिलहाल लगभग 2600 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है। बट स्टिल इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से कुछ पैसा कंपनी अपने लोन को चुकाने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद से इस आईपीओ का जो लोन बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए देखा जाए दोस्तों तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा एज फैक्टर भी है एंड ये छोटा मोटा रिस्क तो हर कंपनी के साथ बना रहता है। इसलिए रिस्क फैक्टर एंड स्ट्रेंथ फैक्टर के साथ हमें देखना होगा इस कंपनी के वैल्यूएशन को कि आखिर ये कंपनी अपने कंपटीटर के मुकाबले कहाँ स्टैंड कर रही है। तो दोस्तों अगर इसके पीर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनो मिंडा, एंडुरेंस, भारत फोर्ज, JBM ऑटो एंड मिंडा कॉर्पोरेशन। इन सारे कंपनी को हम लोग बेलरेज के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि इन सारे कंपनी के मुकाबले बेलरेज कहाँ स्टैंड कर रही है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले इन सब के पी रेशियो के बारे में देखें तो बेलरेज का जो पी रेशियो है वो काफ़ी कम है।
क्योंकि बेल राइज का जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 22 के आसपास है, जबकि इन सारे का पी रेशियो आप देख ही सकते हैं वो बेल राइज से कहीं ज़्यादा है। यानी इससे दोस्तों ये तो कंफर्म है कि बेल राइज का जो आईपीओ है वो अपने पीर के मुकाबले हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। वही नहीं दोस्तों, अगर आप इसका आरओसी देखते हैं तो आरओसी के मुकाबले में भी ये जो कंपनी है अपने पीर ग्रुप के साथ खड़ी है। ऑलमोस्ट सारे कंपनी का आरओसी एंड प्रॉफिट मार्जिन सेम है। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी एट्रैक्टिव रखा गया है। इसीलिए दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों देखिए ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 22 के पी पे लेके आई है। एंड अगर इसका लिस्टिंग 120 रुपये के आसपास होता है तो इसका पी रेशियो लगभग 30 के आसपास तक जा सकता है। एंड जैसे कि दोस्तों आप इसके पीर ग्रुप वाले स्लाइड में देखे ही थे कि इसका पीर का एवरेज पी रेशियो लगभग 40 के आसपास है। यानी स्टिल यहाँ से देखा जाए तो इस हिसाब से ये जो कंपनी है वो नियर टर्म में 150 से 160 रुपये के आसपास तक जा सकता है। यानी 120 रुपये के आसपास तक लिस्ट होता है एंड 160 रुपये के आसपास तक जाता है तो स्टिल हमें 25 से 30% का गेन देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ चलेगा या फिर नहीं चलेगा वो टोटल का टोटल डिपेंड करता है मार्केट के सेंटीमेंट पे। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहे तो ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा चल सकता है। एंड मार्केट का सेंटीमेंट अगर निगेटिव रहे तो लिस्टिंग के बाद भी हमें इसमें उतना ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी अपना डिसीजन ले मार्केट के सिचुएशंस को देखते हुए ले। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किए थे, यानी आपका जो विजन था वो पूरा क्लियर था कि इसमें आपको केवल लिस्टिंग गेन्स चाहिए, तो इस आईपीओ से जो भी आपको 30% के आसपास लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है वो चाहे तो उतना लिस्टिंग गेन्स लेके आप निकल सकते हैं, क्योंकि 30% का भी लिस्टिंग गेन्स दोस्तों काफ़ी होता है। तो अगर आपको इतना अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है तो आप चाहें तो इस लिस्टिंग गेन्स को लेकर निकल सकते हैं। बट वहीं दोस्तों अगर आपको इस कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप चाहें तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी इस सेक्टर की कंपनी है वो पास्ट में तो अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दी है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि ये जो सेक्टर है वो हमेशा डिमांड में रहने वाला है। मतलब कि दोस्तों ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है जिसका यूज़ देखा जाए तो हर गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा खासा चलने वाला है। तो आप चाहें तो इस आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपको इस आईपीओ में रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना है एंड आपको प्रॉफिट भी कमाना है तो आप चाहें तो जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क भी जीरो हो जाएगा एंड फ्यूचर में यही पैसा दोस्तों मल्टीप्लाई होते रहेगा। सो आप चाहे तो अपने प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। बट अगर दोस्तों थोड़ा सा आप और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी जितना भी शेयर है उसमें से हाफ शेयर को सेल कर सकते हैं एंड हाफ शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो 50% के आसपास आ जाएगा। प्रॉफिट भी मिलेगा तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा एंड लॉस भी होगा तो काफ़ी कम लॉस होगा। इसीलिए आप चाहें तो इन 4 स्ट्रेटजी में से कोई एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। या तो आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है तो आप अपने प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में ही इसके वॉल्यूम को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। प्री आईपीओ सेशन में इसके डिमांड को देखना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में ही इसके डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में ही अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमें उस आईपीओ को खुलते ही सेल करनी चाहिए या फिर डे एंड तक हमें उसे होल्ड करनी चाहिए। तो मेक श्योर दोस्तों कि प्री आईपीओ में अच्छे से एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स बुक करने वाले हैं या फिर इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं। जो भी आपका डिसीजन हो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके प्रोस्टर्म आईपीओ एंड स्कोडा टिप्स का रिव्यू देखना ना भूलें।